रिलेशनशिप इस जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंसान पैसे के पीछे भागता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लेकिन सुकून उसे तब मिलता है जब अपने उसके पास है। महात्मा बुद्ध जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि इंसान जो कुछ भी होता है वो अपने विचारों की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से होता है। हस्बैंड्स को ये समझना है कि आपकी वाइफ घर संभाल पा रही है इसलिए आप बाहर संभाल पा रहे हैं। तो पीर बाबा ने कहा ये बात थी तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स एक साथ नहीं बैठेंगी। वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैंने आपको मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में ऐसे ही सेम यू ऑलवेज शेयर कि यार मैंने भी आपको मैनिफेस्ट किया। ये म्यूचुअल मैनिफेस्टेशन है। yes. तो मैं जानना चाहता हूँ हाउ यू मैनिफेस्टेड मी। एक चीज समझ लो, कुछ को माफ कर दो और कुछ से माफी मांग लो, ये जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी थी, आप मेजरली ये देखोगे कि परफेक्ट कपल्स इम्परफेक्ट दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कुछ भी कर ले, उनके रिलेशनशिप ठीक होने के चांसेस बहुत कम है? बट फंडा बहुत क्लियर है, तेरा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा सिर्फ मेरा पैसा। दो फ्रीक्वेंसीज के होते हैं दो लोग, तो जब दो फ्रीक्वेंसीज रखते हैं दो लोग और वो टाइम के साथ जब एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं तो फिर प्यार का गाना बजता है। वन ऑफ माई फेवरेट बुक इज यूनिवर्स हैज योर बैक, दैट इज बाय गैब्रियल। तो उसमें लिखा है कि आप बढ़ो तो आगे, आपको पता नहीं है पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, आपको सिर्फ एक कदम लेने की देर है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी इंसान को कोई स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में तो उसको क्या करना पड़ेगा? हेलो गाइस, माय नेम इज अमित कुमार और आज वापस से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और आज के गेस्ट हमारी बहुत ही खास गेस्ट है। ये एनएलपी एक्सपर्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं और उसके साथ साथ रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं। तो बहुत बहुत वेलकम है आद्या आपका हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अमेजिंग। सो आप रिलेशनशिप कोच भी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बात करती हैं, स्टोरी टेलर भी हैं, एनएलपी एक्सपर्ट भी है। तो आपने आप बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू दिस, तो आपकी जर्नी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ओके, सो यू नो आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी। मुझे ऐसा लगता है जर्नी तभी से स्टार्ट हो जाती है जब हम पैदा होते हैं, तो तब से ही स्टार्ट हुई है। लेकिन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड मैंने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से करी और राइट नाउ आई एम परसुइंग माई डॉक्टरेट फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। और इसके अलावा मैंने लाइफ में बहुत मेहनत करी है। शुरू से ही आई वॉज सेल्फ डिपेंडेंट। आई बिलीव इन सेल्फ डिपेंडेंसी कि स्पेशली गर्ल्स को तो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। तो आई वॉज सेल्फ डिपेंडेंट एंड आई एम अ बिलीवर ऑफ एक्शन। तो मैं काम करती चली गई, मेहनत करती चली गई, बिकॉज कॉन्फिडेंस बहुत है और मुझे लगता है कि अगर मुझे खुद पे विश्वास है और ऊपर वाला देख रहा है, उसका ब्लेसिंग है, तो आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। सो मेरे साथ भी वो सब होता चला गया। और वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको आपसे मिलाने में लग जाती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। जिस तरह से मैं मेहनत करके आगे बढ़ती गई, मुझे लोग मिलते चले गए जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सो एजुकेशन फील्ड में मुझे लोग मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लाइफ में मुझे लोग मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और इस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ती चली गई। और नाउ आई एम NLP कोच, आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड आई एम अ रिलेशनशिप काउंसलर एज वेल। वाई आई चोज दिस रिलेशनशिप वाला पार्ट, बिकॉज आई बिलीव कि रिलेशनशिप इस जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंसान पैसे के पीछे भागता है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लेकिन सुकून उसे तब मिलता है जब अपने उसके पास है। सो दैट इज़ द रीज़न आई चोज दिस रिलेशनशिप एंड आई बिलीव कि इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके पास रिश्ते नहीं है। So I help people to build their relationship more stronger, more powerful. So yes, I do this. अमेजिंग, बहुत सुंदर। तो शुरुआत मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए इस एरिया में बात करने की, लेकिन आज हम प्राइमरली बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को, अपने स्पेसिफिक पार्टनर को या अपनी लाइफ की जो बाकी रिलेशनशिप है उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके आसपास हम बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए क्या है? मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर मैं बात करूं कि क्या है, कैसे है, वो आज मुझे पता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन पहले मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि वर्ड्स नहीं थे, बट शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी लाइफ में लगा रही थी। तो वर्ड्स मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आया एक्चुअली क्या है, बट आई हैड नो वर्ड्स जब मैंने स्टार्टिंग करी। तो बचपन से मुझे एक चीज़ पता थी कि जब भी मैं कोई चीज़ करने की कोशिश करती थी या मैं देखती थी तो मुझे लगता था ये मुझे चाहिए,
और ये मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगी कि जैसे व्हेन आई वाज स्मॉल आई यूज्ड टू गो विद माय मदर। मैं अपनी मम्मा के साथ जाती थी शाम को सब्जियाँ लेने। तो जब हम सब्जी लेने जाते थे तो आपने हमेशा देखा होगा कि अगर एक बेसिक ज़रूरत है घर की, टमाटर, प्याज, आलू, हाँ, सो हमें ये 3 चीज़ें बहुत बेसिक चाहिए। तो जब मम्मी टमाटर लेती थी तो टमाटर ना 2 जगह डिवाइडेड होते थे, और मैं इतनी छोटी हूँ, मुझे आज भी इंसिडेंट याद है। तो 2 जगह होते थे, उसके अलग अलग प्राइस होते थे। Correct. एक थोड़े से सड़े हुए और एक बिल्कुल फ्रेश ताज़े, जिनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता था। मम्मी हमेशा जो लो प्राइस वाले होते थे उसमें से छांट के लाती थी। वो ऑलरेडी गंदे होते थे बट छांट के लाती थी। आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि ये वाला क्यों नहीं, ये क्यों। तो मैं जब बड़ी होंगी ना, मैं जब सब्जी लेने जाऊंगी, जब मम्मा मुझे अलाउ करेगी और मेरे पास पैसे होंगे, तो मैं ना ये वाले लूंगी। और उसका रीज़न है कि एक तो मुझे ये अच्छे लगते हैं बिकॉज फ्रेश हैं और मैं ले सकती हूँ, और दूसरा कि अगर उसका प्राइस 10 रुपये ज़्यादा भी है, फेयर इनफ, क्योंकि जो इंसान धूप में खड़ा होकर वो बेच रहा है, उसका परिवार घर पे इंतज़ार कर रहा है, राइट, कि पापा आएंगे तो खाने के लिए, सब्जी बेच कर आएंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो खाना आएगा। तो अगर 10 रुपये उससे फालतू भी चले गए तो फेयर इनफ। तो आई यूज टू बी लाइक दिस। जब हम शूज़ लेने जाते थे तो हम सेल वाले काउंटर पे जाते थे बिकॉज जहाँ सेल लगी होती थी। लेकिन मेरा होता था कि ऐसे कि ना, नहीं मुझे वो वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, तो मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं ये वाला पहनूंगी। तो आई ऑलवेज बी लाइक कि मैं कर लूँगी, जब मैं बड़ी होंगी मैं कमाऊंगी, मैं कर लूँगी। बट मुझे नहीं पता था कि इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, इसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। तो दैट वॉज दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मी पहले। आई गॉट डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इसका एक्चुअल मीनिंग मुझे तब पता चला व्हेन I met you. So when I met you, I understood कि okay, this is law of attraction. So when I met you, I found कि okay, बंदा तो सेम फ्रिक्वेंसी का है, सेम चीज़ें, सेम मेरी तरह मेहनत कर रहा है, सेम मेरी तरह आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, और लेकिन ये कोई तो एक मैजिक है जो अप्लाई कर रहे हैं, जो जिसके बारे में मैं नहीं जानती. So when I saw you practicing law of attraction and manifestation, and then you made me understand कि exactly क्या होता है, तब मुझे एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन समझ में आई। और जब मैंने आपको इसको प्रैक्टिस करते हुए देखा और देखा कि आपको इसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, देन आई वाज लाइक बॉस, ये मुझे सीखना है और ये मुझे अपनी लाइफ में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है जैसा ये है। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि यू नेवर फोर्स्ड मी टू डू दिस। आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, इसके बारे में बताया, बट आपने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। मैंने खुद से इसमें इंटरेस्ट इसलिए दिखाया बिकॉज आई वॉज सीइंग यू कि आप इसको कर रहे हो और आपको इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि ये जो भी है मुझे सीखना है। सो आई गॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आपसे इंट्रोड्यूस हुई। और आज मैं अगर बात करूं कि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो आज के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि महात्मा बुद्ध जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि इंसान जो कुछ भी होता है वो अपने विचारों की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से होता है। Correct. तो आज मुझे ये समझ में आता है कि मैं जो भी सोचूंगी वो होना पॉसिबल है। अगर मुझे खुद पे विश्वास है, अगर मैं अच्छा सोचूंगी तो मैं अच्छा पा लूंगी। वो कहते हैं ना कि पहले वाले टाइम में भी जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती थी तो हम बोलते थे, बड़े बुजुर्ग घर के बोलते थे कि अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगाओ, है ना, अच्छा अट्रैक्ट करो, बेबी बहुत सुंदर होगा, बेबी बहुत प्यारा सा होगा, हेल्दी होगा। तो ये हमने बचपन में भी सुना। घर के बोलते थे, घर के बड़े बोलते थे कि ज़बान पे सरस्वती बैठी होती है इसलिए अच्छा बोलो, दिन में कभी भी ज़बान पे सरस्वती हो सकती है इसलिए अच्छा बोलो। तो आज मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। आपके वर्ड्स इतने पावरफुल हैं कि वो औरों को तो कर ही सकते हैं, वो खुद को भी बहुत हर्ट कर सकते हैं। तो अपने बारे में भी अच्छा बोलो, दूसरों के बारे में भी अच्छा बोलो। और अपने बारे में जब थॉट्स की बात आती है तो आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होने चाहिए, बिकॉज जो भी आप सोचोगे वो पूरा होगा। दैट्स फॉर श्योर। अमेजिंग, वेरी गुड। एक्चुअली जो आपने एग्जांपल लिए, मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा था कि वो बचपन में हमेशा से बोलते थे कि भैया प्रेग्नेंट फीमेल को कि भैया फोटो लगाओ घर में और आप उसी से बहुत वैसी उतना ही प्यारा बच्चा अट्रैक्ट करोगे। Yes. तो ये सोचिए, मतलब आई थिंक ये डेफिनेशन तो हमने अभी जाना, बट ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। यस, अमेजिंग, बहुत सही। लेकिन अब हम ना थोड़ा सा और स्पेसिफिक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है एक स्पेसिफिक पार्टनर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। तो सबसे पहले ना हम ये जानते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या NLP टेक्निक को यूज करके हम अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को, चाहे वो किसी के साथ भी हो, उनको कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं रिलेशनशिप में। तो आप प्लीज उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। सो जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक्चुअली समझा, किताबें पढ़ी, इसको और जाना, रिसर्च किया, सो
what I understood is कि law of attraction किताबों में या सब जगह जहाँ लिखा है वो ये लिखा है that ask, believe, receive. हाँ. So that's what I understood. जब मैंने आपको ये law of attraction समझते हुए समझा और आपको लोगों को समझाते हुए समझा तो मुझे इसमें एक और चीज समझ में आई, that is ask, then your feelings, then belief, and then action, and then receive. Correct, हाँ. तो मुझे ये बहुत पावरफुल लगा कि yes, feelings are very important, your vibrations are very important, and taking action is on top, मतलब बहुत important है. जब मैंने इसे अपने हिसाब से समझा और जब मैंने इसको और प्रैक्टिस किया तो इसमें मुझे एक चीज और समझ में आई आपसे, और जब खुद से पढ़ा तो एक चीज और समझ में आई जिसे मैंने अपनी लिस्ट में ऑन टॉप रख दिया, दैट इज ग्रैटिट्यूड. Wow. सो एग्जिस्टिंग लाइफ को अगर ठीक करना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ग्रैटिट्यूड. बी ग्रेटफुल, जो भी आपके पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के ज़माने में हुआ क्या कि हम ग्रैटिट्यूड का मतलब समझ गए, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड ना हमारे लिए हैशटैग ग्रैटिट्यूड हो गया. सो इट्स नॉट ग्रैटिट्यूड कमिंग फ्रॉम द हार्ट, इट्स अ हैशटैग ग्रैटिट्यूड. सो वो हो गया. दूसरा क्या हुआ कि हम सीख गए, समझ गए, हैशटैग में भी चला गया. हम लोगों के लिए तो समझ गए कि बाहर जाना है तो सबको थैंक यू बोलना है, सबके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना है, लेकिन अपनों को भूल गए. हम जो हमारे पास हैं उनकी कदर करना भूल गए. हम भूल गए कि ये लोग हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं. तो ग्रैटिट्यूड मैंने टॉप मोस्ट इसलिए रखा कि लाइफ में आगे बढ़ेंगे, हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, करियर में बढ़ेंगे, मनी के लिए बढ़ेंगे, सक्सेस के लिए बढ़ेंगे, हर चीज़ के लिए बढ़ेंगे. बट बढ़ने से पहले जो एग्जिस्टिंग आपके पास है उसके लिए बी ग्रेटफुल. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत. तो मैंने उसको ऑन टॉप रखा, दैट ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर गोइंग ऑन द जर्नी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन. एग्री. व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, तो एज आई सेड कि रिलेशनशिप को हमने बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया, इसलिए हम ग्रैटिट्यूड भी भूल गए. फॉर ग्रांटेड इसलिए ले लिया कि ये कहाँ जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे. मेरे माँ बाप है ना, कहाँ जाएंगे. मेरी बीवी है, कहाँ जाएगी मुझे छोड़ के, इसका तो मेरे बिना गुजारा ही नहीं है. मेरा पति है, कहाँ जाएगा. और बच्चे तो कहाँ ही जाएंगे, अभी तो इस लायक ही नहीं हुए. ठीक है, तो हमने उन रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले लिया बहुत ज़्यादा. तो इस वजह से थोड़ा सा, तो अगर हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं तो हम अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ को और रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से बात करें हम हस्बैंड्स की, ओके, सो हस्बैंड्स को ये समझना है कि आपकी वाइफ घर संभाल पा रही है इसलिए आप बाहर संभाल पा रहे हैं. अगर वो घर नहीं संभालेगी तो आप बाहर नहीं संभाल पाएंगे. तो आपको उसको इतनी ही वैल्यू देनी है, उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितनी आप एक वर्किंग वुमेन या सक्सेसफुल वुमेन को देते हो. तो ये चीज़ बहुत समझना बहुत ज़रूरी है हस्बैंड्स के लिए. उनको क्या लगता है कि घर में काम कर रही है तो क्या ही काम होगा, है ना, आराम करने का भी. मुझे देखो, मैं बाहर काम करके आ रहा हूँ, कितनी टेंशन है. ऐसा नहीं है. जब आप बाहर की दुनिया में जाते हैं, आप एक ऑफिस में एक दुनिया को संभाल रहे हैं. जब वो घर पे रहती है तो वो बहुत रिश्ते संभाल रही है, वो बहुत मेहनत कर रही है. आपको छुट्टी मिलती है, उसको छुट्टी नहीं मिलती. आपको सैलरी मिलती है, उसको सैलरी नहीं मिलती. सो डोंट टेक दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड. बी थैंकफुल कि वो हैं तभी आप हो, वो हैं, वो आपको सपोर्ट कर रही है तभी आपका वजूद जिंदा है, आप मेहनत कर पा रहे हो. तो बी ग्रेटफुल. व्हेन इट कम्स टू वाइफ, अब वाइफ्स को क्या समझना है कि उन्हें भी समझना है कि जो इंसान बाहर जा रहा है, मेहनत कर रहा है, वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, वो आपके लिए कर रहा है क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है. अब वो पूरे दिन का थका हारा घर आता है, आप थैंकफुल तो छोड़ो, आप अपने पूरे राशन पानी लेके उस पर चढ़ जाते हो. ये हुआ पूरा दिन, वो हुआ, मैं बहुत बिजी थी, बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया, आपके पेरेंट्स ने मुझे ऐसा बोला, आपकी बहन ने मुझे ऐसा ताना दिया. पूरे दिन की चिकचिक आप उस पर उतार देते हो. क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान थका हारा किस हाल में घर आया है? आपने कभी सोचा कि उसके इमोशंस भी उथल पुथल हो सकते हैं? आपने कभी सोचा कि उसकी लाइफ में भी तो चैलेंजेस और टेंशंस हो सकती हैं? वो जब बाहर गया तो हो सकता है उसको बॉस का टेंशन हो सकता है उसे जॉब पता हो कि कहीं ना कहीं अंदाजा है कि उसकी जॉब जाने वाली है, हो सकता है उसे कलीग्स के साथ टेंशन है, हो सकता है उसको हेल्थ को लेके कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है जो वो अब किसी से शेयर नहीं कर पा रहा. कुछ भी चैलेंज हो सकता है. हो सकता है उसे नहीं समझ में आ रहा कि महंगाई बढ़ रही है, मुझे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, मैं ऐसा क्या करूं जॉब के साथ कि मेरा परिवार और खुश रहे. लेकिन जैसे ही वो घर आता है तो वो सुकून पाता ही नहीं है, उसे वो सुकून ही नहीं मिलता क्योंकि आपने उसको सुकून वो देना ही नहीं है. और यही कारण है फिर लोग इधर उधर भागते हैं, बिकॉज उसे जो वो सुकून जहां वो छोड़ के जाता है वो वहां पाना चाहता है. लेकिन इंसान घर क्यों आता है? इंसान सुकून के लिए आता है. लेकिन आप बीइंग अ ग्रेटफुल, आप उसको इतने ताने देते हो, इतना कुछ बोलते हो कि वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता.
So similarly, now when it comes to working women, अगर वर्किंग वाइफ है आपकी, अब आपकी क्या जिम्मेदारी है कि अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है काम कर रही है अच्छी बात है, लेकिन घर आके घर संभालेगी, घर का काम भी करेगी, घर भी संभालेगी, खाना भी बनाएगी, बर्तन भी साफ करेगी, फैमिली भी देखेगी, बच्चे भी देखेगी. इट्स नॉट पॉसिबल. तो आपकी ये एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत है ना. बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है ना, जहाँ पे दोनों वर्किंग है, तो जिम्मेदारी दोनों की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे. एक के कहने से नहीं होगा. बिकॉज इफ शी इज वर्किंग एंड इफ शी इज अ बिजनेस वुमेन, देन शी इज एज गुड एज यू. राइट. तो आपको एज अ हस्बैंड ये समझने की जरूरत है कि मिल के काम होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हमारी बात करूं तो हम जब काम के लिए निकलते हैं तो हम फैमिली भी देख रहे हैं, हम एक दूसरे को भी देख रहे हैं, हम अपने टॉडलर को भी संभाल रहे हैं. आज हम पॉडकास्ट के लिए आए हैं तो पहले हम नानी के पास छोड़ के आए हैं, फिर हम पॉडकास्ट के लिए आए, फिर जाके उनको रिसीव करेंगे, पिकअप करेंगे, फिर घर जाएंगे. सो इट्स अ थिंग. एंड साथ में हम अपनी फैमिलीज को भी देख रहे हैं, अपना बिजनेस भी देख रहे हैं, अपना काम भी देख रहे हैं. मैं अपना कॉलेज डॉक्टरेट चल रहा है, मैं वो भी देख रही हूँ. तो ये साथ में की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अकेले की जिम्मेदारी नहीं है. तो जिंदगी में एज अ कपल आगे बढ़ना है तो साथ में बढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते. तो वहां भी ग्रेटफुलनेस का बहुत बड़ा रोल है. ग्रैटिट्यूड का बहुत मेजर रोल है जब बात आपके पेरेंट्स की आती है. करेक्ट. जिन्होंने आपको 25 साल 20 साल दे दिए, उन्होंने आपको अपने ऊपर नहीं छोड़ा, आपने उनको उनके ऊपर कैसे छोड़ दिया, है ना. आप सोच के देखिए, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको छोड़ दिया होता कि जो होगा देखा जाएगा, अपने आप कर लेगा, तो आज आप यहाँ नहीं होते. आपको नहीं पता उनके पास एक लिमिटेड एज है, आपको पता है, बट कहीं ना कहीं आप ये समझना नहीं चाहते, आप इस बात को नहीं मान रहे हो दिल से कि उनके पास वक्त कम है, कि उनके पास एज कम है. यू नेवर नो कि कब क्या हो जाएगा. तो वो जो हैं आज, उनके लिए ग्रेटफुल रहिए. वो उन्होंने बहुत कुछ किया है आपकी लाइफ में. क्या आप उनके लिए करने को तैयार हैं? आज माँ फोन करती है अपने बच्चों को, टाइम नहीं है हमारे पास फोन रिसीव करने का. हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम फ़ोन उठा के बोल दें कि मम्मी सब कुछ ठीक है, बाद में करते हैं, और वो बाद रह जाती है. तो पेरेंट्स के लिए इतने ग्रेटफुल रहिए ना, क्योंकि आप, हो सकता है जनरेशन गैप है, आप बहुत बीट कर सकते हो उनसे, बट आप उनका एक्सपीरियंस कभी बीट नहीं कर सकते. आज हम कहानियाँ सुनने के लिए बाहर जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, नेट पे कहानियाँ ढूंढते हैं, टीवी देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं. आप जरा अपने माँ बाप के पास 2 मिनट बैठिए, आपको इतने किस्से कहानी मिलेंगे ना, और उन किस्से कहानियों में इतनी सीख होगी कि आप जिंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे. तो ग्रेटफुल उनके लिए रहना बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली अपने बच्चों के लिए ग्रेटफुल रहिए, अपने दोस्तों के लिए ग्रेटफुल रहिए. बच्चों के इसलिए आप नहीं समझ पा रहे, आज लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं बेबी प्लानिंग के लिए. लोग IVF जा रहे हैं, लोग इतना पेन सह रहे हैं बच्चे के लिए, और आपके पास बच्चे हैं तो आपकी ज़िंदगी सारी इसी में निकल गई कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, अच्छा नहीं है, उसके बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, ये उसमें निकल गया. तो बी ग्रेटफुल दैट यू हैव किड्स. इट्स ओके, वो समझ जाएंगे जब वक्त आएगा. बी ग्रेटफुल फॉर योर फ्रेंड्स, बिकॉज दोस्त है तो बहुत कुछ है ना. आपके पास ज़िंदगी में 2-3 दोस्त हमेशा ऐसे होने चाहिए कि आप उन्हें किसी भी वक्त फ़ोन करें और वो आपके लिए खड़े हों. तो बी ग्रेटफुल. तो अगर आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड है, मैं मानती हूँ, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं. अमेजिंग, 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 ग्रेट. तो जैसे आपने ना बहुत सारे लोगों को कोच किया है, लोगों को हेल्प किया है रिलेशनशिप में, तो कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज है जो आप शेयर करना चाहते हैं, जहाँ पर लोगों ने ग्रैटिट्यूड का यूज करके या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाए? बिल्कुल, आई हैव मैनी स्टोरीज, बहुत सारी हैं, बट ऑफ कोर्स हम यहाँ सब नहीं बात कर पाएंगे, बट लेट्स से 2-3 आई शेयर. सो फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द कपल केम टू मी फॉर द काउंसलिंग, और उनकी शादी को थोड़ा ही वक्त हुआ था, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, बट उनको बहुत सारे इश्यूज अपने रिलेशनशिप में आ रहे थे. तो उन्होंने मुझसे बात करी, समझाया कि क्या है, देन आई अंडरस्टूड कि क्या एग्जैक्टली रीज़न है, क्या नहीं है. तो उनकी शादी को कुछ ही टाइम हुआ था, बट वो लोग क्या कर रहे थे कि बट इससे पहले मैं एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बोलना चाहूँगी कि बहुत अच्छी चीज़ आज की तारीख में मैं जो देख रही हूँ वो ये है कि लोग अब समझदार हो गए हैं. दे अंडरस्टूड कि अगर उनकी रिलेशनशिप काम नहीं कर रही, उन्होंने हर चीज़ ट्राई करके देख लिया, तो अब सही वक्त है किसी की हेल्प लेने का. तो चाहे वो रिलेशनशिप हो या मेंटल हेल्थ हो, पीपल आर कमिंग आउट, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि लोग बाहर आ रहे हैं और अपने बारे में खुल के बात कर रहे हैं. सो दिस कपल केम टू मी एंड उन्होंने मुझसे शेयर किया कि हम ऐसे इतना टाइम शादी को हो गया, तो अराउंड 1.5 साल 2 साल शायद शादी को हुआ था. तो अब क्या उनकी बातों से समझ में आया कि
एक जना अपनी जॉब में परेशान है, दूसरा जना भी अपने जॉब में परेशान है, थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बट दे वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर रिगार्डिंग दिस। वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे और उन्हें लग रहा है कि इसको कुछ इशू है, ठीक है, जब इसका मन करेगा तब बता देगी, इसका जब मन करेगा तब बता देगा। तो वो बहुत मेजरली ना कॉन्वर्सेशन में नहीं है। आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, सुबह अपने अपने काम पे चले जाते हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है और उनका साइलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो एंगर इश्यूज फिर होने लगे, क्योंकि अंदर ही अंदर दबा लिया ना, तो एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो व्हाट आई मेड देम अंडरस्टैंड कि थ्रू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड NLP टेक्निक से मैंने उनको थोड़ा हेल्प किया, एंड आई मेड देम अंडरस्टैंड कि सबसे पहला तो ग्रैटिट्यूड लेटर लिखो। बिकॉज जो नहीं है उसमें हम इतना कुछ उलझ गए हैं, हम ये नहीं समझ रहे कि जो है वो कितना पावरफुल है। एक इंसान जिसे मैं अपना कह सकती हूँ इस दुनिया में, एक इंसान जिसे जो मेरा है, सिर्फ मेरा, जिससे मेरी शादी हुई है, इससे मैं हर सुख दुख बांट सकती हूँ, वहां से तो ध्यान ही हट गया। अब हम इतने एंगर इश्यूज में और उसमें चले गए हैं। तो आई टोल्ड देम कि एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखिए एक दूसरे को, ठीक है, बी थैंकफुल जो आपके पास है, क्योंकि जो नहीं है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। दूसरा आई टोल्ड देम कि वीकली घूमने आप ज़रूर जाओ, वीकली मंथली आप कोशिश करो, आप ज़रूर टाइम स्पेंड करो, घूमने जाओ। एक चीज़ मैंने उनको और बोली कि वॉक एंड टॉक, बिकॉज आई पर्सनली फील कि जब एज अ कपल आप वॉक पे जाते हो, चाहे वो 30 मिनट्स की वॉक हो, उस 30 मिनट वॉक में जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, मुझे लगता है वो कॉन्वर्सेशन कहीं और होती नहीं है। ये मैंने अपने पर्सनल केस में फील किया है। सो आई टोल्ड देम कि आप ये सब कीजिए और ट्रस्ट मी, विद इन 1 month everything was okay. 1.5 month everything was okay. Great. And they told me कि इतना सिंपल था ये। And it was just कि they were not in communication. वो बात ही नहीं कर रहे थे, वो अपनी दिल की बात ही नहीं बोल रहे थे। That was one of the couple. And one of the guy from UK. So I got one of the guy from UK. He was 32, 33 years old guy. And very good position, working very well. सब कुछ बहुत अच्छा था. But he had breakup. सो अब वो ब्रेकअप इस लेवल का हुआ कि ही वॉज नॉट एबल टू कमिंग आउट, मतलब वो आने को तैयार ही नहीं, वो लाइफ में मूव ऑन करने को तैयार नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इतना बैड हैबिट, स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया, ड्रिंकिंग, एंड ही वॉज इनटू सम बैड हैबिट्स, वो बहुत कुछ शुरू कर दिया। सो आई अंडरस्टूड पूरा सिनेरियो कि क्या है क्या नहीं है। तो मुझे पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि मूव ऑन ही नहीं करना चाह रहा है इंसान। आई आस्क्ड हिम कि क्या रोक रहा है, ही सेड मनी नहीं करता। सो आई टोल्ड हिम कि एक मैंने ना बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी स्वर्ग विज्ञान पे, ठीक है, तो उस किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी थी। कबीर दास जी ने, आई एम श्योर आपने सुना होगा, कबीर दास जी का दोहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से ही हार चुका है वो कैसे जीतेगा? तो मन से ही आप हार सकते हो और मन से ही आप सारी दुनिया जीत सकते हो। अगर आपने ठान लिया कि अगर आप जीत सकते हो तो आप जीत सकते हो, और अगर आपने ठान लिया आप हारोगे, आप नहीं जीत सकते, तो आप हारोगे। तो ये बहुत अच्छी बात उस किताब में लिखी थी। एक चीज और बहुत लिखी थी कि मन को आपको काबू में करना है, आपको अपने मन को काबू में करना है, आपको मन के काबू में नहीं जाना, और आपको अपने मन को इतना कंट्रोल करना है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सको। आप एक चीज बताओ, अगर आपके घर में आग लगी है तो आप मन की सुनोगे? मेरा मूड नहीं है, देखी जाएगी, फूक जाने दो घर, ऐसा नहीं होता। या घर में चोर आए हैं तो आपका मन नहीं है बेड से उठने का, ऐसा नहीं होता। आप तो लाइफ में ऐसा कैसे हो गया कि मेरा मन नहीं है? तो कहते हैं ना कि अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है कि आपको मिठाई नहीं खानी, तो आपकी जीभ की क्या मजाल कि वो मिठाई चख ले। आपका मन ही है ना जो उसे कंट्रोल कर रहा है। तो पहला तो मैंने उन्हें ये समझाने की कोशिश करी कि आप मन से मत हारो, आप मन से हार जाओगे तो जिंदगी हार जाओगे। सेकेंड, आई मेड हिम अंडरस्टैंड कि लेट गो करो, जो चला गया वो चला गया, आप उसको वापस नहीं ला सकते। आप उसे वापस क्यों लाना चाहते हो? अगर जिंदगी में कोई तारीख है, जिस तारीख को इस दुनिया का सबसे बुरा दिन गया, आपका फलाना तारीख में, फलाना साल में आपका कोई दिन बहुत बुरा गया, आप उसे वापस लाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वो चला गया। सो आई हेल्प्ड हिम थ्रू NLP की कुछ टेक्निक्स हैं, थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। I helped him to come out and move on in life, and बहुत टाइम हो गया इस बात को, and now he's happily married and working so well. I'm sure मुझे ऐसा डेफिनेटली महसूस तो होता है कि लोग ना, वो मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, आई थिंक इट वाज विद शांभवी, उन्होंने ये बोला कि लेट गो को ये बोलना कि लेट गो करना मुश्किल है, ये अपने आप में एक बहुत ये अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट है। लेट गो करना, जो उसको मुश्किल मान लेगा वही उसके लिए ही मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये एक्चुअली फैक्ट है कि जब आपके पैर में कांच चुभता है,
या कांटा चुभता है तो आप सोचते नहीं हो, आप फौरन उसको निकाल देते हो। तुम लाइफ में क्यों चीजें लेके बैठे? आप सोचो अगर वो कांच आपके पैर में और आप उसे निकाल ही नहीं रहे, आप बैठे हो, हाँ मुझे दर्द हो रहा है, उस दिन मुझे कांच लगा था, सन 2015 में मुझे कांच लगा था, मैं आज तक लगाए बैठा हूं, तो ये नहीं काम करेगा। तो आप जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंजेस है, आप क्यों लिए बैठे हो? प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, प्रॉब्लम सारी एक साथ नहीं होती सॉल्व, आई अंडरस्टैंड, बट आप उसको क्यों लिए बैठे हो? इसमें मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आई है प्रॉब्लम से रिलेटेड, आई मस्ट शेयर विद यू कि एंड आई एम श्योर जो सुनेंगे उन्हें बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक बार राजस्थान के एक गांव में ना एक पीर बाबा आए। तो एक आदमी गया उनके पास, उसे पता चला कि ये पीर बाबा सबकी बात सुनते हैं और सबको बहुत अच्छे सोल्यूशन देते हैं। तो वो आदमी उन पीर बाबा के पास गया और जाके बोला कि पीर बाबा, मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है और मैं इतनी कोशिश करता हूँ, मेरी ज़िंदगी से प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होती। तो पीर बाबा ने कहा ठीक है, एक काम करना, कल सुबह आना, मैं तुम्हारे सवालों का सारा जवाब दूंगा, तो आप कल सुबह आइए, लेकिन रात को ना मेरा एक काम करना। तो उस आदमी ने बोला क्या? तो उन्होंने बोला कि एक काम करना, मेरे पास 100 ऊँट है, ठीक है, उनकी देखभाल रात को कर लो, बस एक चीज करनी है, जैसे ही वो सारे ऊँट बैठ जाएं तुम सोने चले जाना और कल सुबह आना, मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा। अब कल सुबह जब वो आदमी पीर बाबा के पास आया तो पीर बाबा ने बोला कि हाँ जी भाई साहब, रात को नींद आई? तो उस आदमी ने बोला क्या बताऊं पीर बाबा, क्या बताऊं, ये ऊँट बैठने को ही तैयार नहीं थे, कुछ ऊँट बैठे, कुछ ऊँट खड़े रहे, कुछ ऊँट को बिठाने के लिए जहमत उठानी पड़ी, एफर्ट्स लगाने पड़े, कुछ अपने आप आसानी से बैठ गए, लेकिन मैं कुछ को बिठाता तो कुछ खड़े हो जाते। तो पीर बाबा ने कहा ये बात थी तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स एक साथ नहीं बैठेंगी, कुछ बैठेंगी, कुछ सॉल्व होंगी तो कुछ और नहीं खड़ी हो जाएंगी, फिर कुछ को सॉल्व करोगे तो कुछ और नहीं खड़ी हो जाएंगी। कुछ प्रॉब्लम्स को आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, बट कुछ प्रॉब्लम्स को एफर्ट्स लड़ेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होंगी, उनका जब वक्त आएगा तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो ये जो इंसान प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है ना, पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, इनका कुछ नहीं होने वाला, बेटर इनसे बाहर आ जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी कहानी है, तो बहुत अच्छी कहानी है, वेरी गुड, थैंक यू, अमेजिंग। सो अब बात करते हैं थोड़ी सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थोड़े मिथ भी हैं, yes, वहम भी हैं लोगों को, बहुत सारे हैं, है ना, जिसकी वजह से आई एम श्योर लोगों को या तो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते या फिर अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। बहुत सारे, उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा शेयर कीजिए प्लीज। हाँ, रीजंस बहुत सारे हैं और मैं तो बहुत सुनती हूँ, आपने भी बहुत सुने कि मिथ बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा जो मिथ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके कि ये सिर्फ सोचने से होता है। अंडरस्टैंड वन थिंग, सोचना बहुत जरूरी है, सोचोगे ही नहीं तो लाइफ में होगा कैसे? इस दुनिया में हर प्रोजेक्ट, हर प्लान, हर एक ख्वाब पहले यहां है फिर पेपर पे है ना? तो पहले हम प्लान बनाते हैं, पहले दिमाग में कि ऐसा हम कुछ करेंगे, फिर हम उसको कैसे करेंगे इसकी प्लानिंग हम पेपर पे करते हैं। तो किसी थॉट के बारे में सोचोगे ही नहीं तो वो कैसे होगा? लेकिन ये मिथ है कि सिर्फ सोचने से होगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आप सोचने के बाद हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला, आपको सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ सोचने से होगा ऐसा नहीं है। दूसरा, आपका इंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? तो वो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी है कि आपका इंटेंट क्लियर है कि मुझे चाहिए, आप अच्छे नेक काम के लिए वो चाहिए और आपको उसको सही तरीके से चाहिए। आज एक इंसान कितना स्पेसिफिक है एक स्टारबक्स की कॉफी के लिए, अपने सपनों के लिए स्पेसिफिक क्यों नहीं हो सकता? अपने ख्वाब को लेके स्पेसिफिक क्यों नहीं हो सकता? जब वो स्टारबक्स जाता है और एक कॉफी ऑर्डर करता है, दैट पर्सन इज वेरी स्पेसिफिक, स्ट्रॉन्ग चाहिए, लाइट कॉफी चाहिए, विद शुगर चाहिए, विदाउट शुगर चाहिए, विद मिल्क चाहिए, विदाउट मिल्क चाहिए, उसे कैसा कॉफी चाहिए उसे पता है, उसे कॉफी पता है, उसे अपने सपने नहीं पता एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो इंटेंट क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेहनत। जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी मेहनत। तो ये मिथ है कि सिर्फ सोचने से होगा, मेहनत करने से होगा, और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड इज कि लोग जो सेकेंड इज कि लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिविटी पे बेस्ड है, इसमें नेगेटिविटी का कोई स्कोप ही नहीं है। ये गलत है। एक ह्यूमन माइंड में 60,000 थॉट आते हैं एक दिन में। Correct. क्या 60,000 के 60,000 थॉट पॉजिटिव हो सकते हैं? कैसे पॉसिबल है?
बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, तो आपको नेगेटिव्स को इग्नोर नहीं करना, आपको उनको ध्यान में रखना है, आपको उनको साइड में रखना है, आप उनको सरप्रेस नहीं करना, एंड देन पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि एक चीज समझो, आप नेगेटिव छोड़ नहीं सकते, हाँ। लेकिन अच्छी बात क्या है, आपको पता होना चाहिए कि क्या गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर समय ये नहीं बोल सकते मेरे आंसू क्यों आ रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे दर्द क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। सब पता होता है, तो आपको ये पता होना जरूर। तो नेगेटिव पता होगा तभी आप उस पर काम करोगे ना, तो नेगेटिव पे काम करो, बट पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, वाइब्रेशन अपनी स्ट्रांग रहिए, और फिर देखिए क्या होता है। तो ये एक मिथ है, वन ऑफ द वेरी गुड मिथ, कि ये इंस्टेंट रिजल्ट देता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आजकल की जो जनरेशन है वो 2 मिनट्स नूडल और 30 मिनट्स पिज्जा डिलीवरी में बिलीव करती है। तो उसको ना लाइफ में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट नहीं पॉसिबल है। और इंस्टेंट से यहाँ क्या चीज समझ में आती है कि जो जनरेशन इंस्टेंट रिजल्ट ढूंढ रही है, या जो भी लोग इंस्टेंट रिजल्ट ढूंढ रहे हैं, वो डेस्परेट है। नाउ डेस्परेशन इज अ नेगेटिव फीलिंग। राइट। और हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो डेस्पिरेशन भी नेगेटिव हो गया ना, कि मुझे चाहिए 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 चाहिए, और जब नहीं मिलता तो फिर ये हमें लगता है हमारे लिए काम नहीं करता। तो डेस्पिरेशन नहीं है बॉस, मेहनत लगती है, इंस्टेंट नूडल भी नहीं है। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, वक्त लगेगा, वक्त लगता है। आज मैं जहां बैठी हूं, आज आप जहां बैठे हैं, वक्त लगा है ना। लोगों को आज सक्सेस दिखती है, सक्सेस स्टोरी दिखती है, अच्छे कपड़े दिखते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म दिखता है, बट यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करिए। ये आपने सही बोला। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम खुद आई थिंक पिछले 12-13 सालों से फॉलो कर रहे हैं। यस, काम करते करते हमें करीबन 16-17 साल हो गए हैं, करेक्ट है ना। ये जो भी हम जहाँ पर भी हम आज हैं, चाहे हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हुए, या हमारा खुद का स्टेटस हुआ, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस है, करेक्ट चाहे हेल्थ वाइज, करेक्ट, आई थिंक इसको वक्त लगा। यस, रातों रात नहीं हो गया है। नहीं होता। और वो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, वो कंसिस्टेंसी है, वो 12-13 सालों की, तब जाकर हमने ये अचीव किया है। और आपने सही बोला कि बहुत सही बात, जो एक्चुअली में बहुत बड़ा सच है, कि डेस्परेशन ये नेगेटिव इमोशन है। यस, तो अगर आप किसी चीज को भी जल्दी जल्दी चाहते हो, तो ये तो पॉजिटिविटी है ही नहीं, तो आप अट्रैक्ट कैसे करोगे इसको। करेक्ट वाओ, करेक्ट। अमेजिंग। ये कितना इंपॉर्टेंट है ना, कि और ये सब जानते हैं कि जितना बड़ा घर, जितनी ऊंची इमारत, उतना घेरे रूट्स, उतनी गहरी नींव। तो वो जो नींव है ना, वो हमारी प्रिपरेशन है। तो आसानी से कैसे हो जाएगा। घर बनने में वक्त लगता है, महल बनने में वक्त लगता है, म्यूजियम बनने में वक्त लगता है, टावर बनने में वक्त लगता है, तो सक्सेस में भी टाइम लगेगा ना। ये इंस्टेंट नूडल की तरह कैसे मिल सकते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग के लिए आपका क्या सोचना है। आई एम अ हार्डकोर बिलीवर इन डिवाइन टाइमिंग। ओके। कि डिवाइन टाइमिंग्स होती है, और डिवाइन टाइमिंग्स पे ही आपको सब कुछ मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप मेहनत कर रहे हैं। सो बहुत लोग होंगे जिन्हें लग रहा होगा अभी उन्हें वो कुछ नहीं मिला, लेकिन उसका सही वक्त आएगा, ट्रस्ट मी। वो कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो और भी अच्छा कहाँ छुपा हुआ है ना, आपको नहीं पता। तो हम कई बार, हमें वो चीज़ ना उसी वक्त चाहिए होती है, लेकिन हमें नहीं मिलती। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जिस वक्त हमें कुछ नहीं मिल रहा, उस वक्त हमें इतना बड़ा लेसन दे रहा है ना, कि आने वाले वक्त में वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो डिवाइन टाइमिंग्स में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि वो है, उसे पता है सही वक्त क्या है, उसे बहुत अच्छे से मालूम है सही वक्त क्या है। ठीक है, मतलब ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि पता है कि बर्थडे पे ही केक खाना ठीक है, रोज नहीं खा सकते आप, रोज खाओगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सही टाइम पे ही आपको चीजें मिलेंगी। डिवाइन टाइमिंग्स एंड सुप्रीम पावर, मैं बहुत बिलीव करती हूँ। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब बात करते हैं एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ की। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैंने आपको मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, ऐसे ही सेम आप यू ऑलवेज शेयर कि यार अमित, मैंने भी आपको मैनिफेस्ट किया है। ये म्यूचुअल मैनिफेस्टेशन है। यस। तो मैं जानना चाहता हूँ, हाउ यू मैनिफेस्टेड मी। ओह वाह। हाँ, पर्सनल हो गया क्वेश्चन, बट अच्छा है, ठीक है, ओके। सो yes, because yes, I have manifested you. Being a law of attraction coach and a believer, and manifestation के believer होने के नाते also, I believe कि like attracts like. आप में अगर मैग्नेटिक पावर है तो आप भी मैग्नेटिक पावर अट्रैक्ट करोगे. दैट्स अ बेस थिंग, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग. अलॉन्ग विद इट, जैसे शुरू से ही जब
शादी की बात घर में शुरू होती है या कुछ भी होता है तो लड़कियों के साथ तो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, तो मेरा दूल्हा दर्शन बहुत जल्दी शुरू हो गया था। तो जब लड़कियों को ये बता दिया जाता है और उन्हें ये समझ में आ जाता है परिवार में कि अब शादी का टाइम आ गया, शादी करनी है, तो लड़कियां सपने देखती हैं, मैंने भी देखे। जब मैंने सपने देखे तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे कैसा इंसान चाहिए। तो मुझे हार्ड वर्किंग चाहिए, मुझे फैमिली वैल्यूज़ वाला इंसान चाहिए, हार्ड वर्किंग हो, लाइफ में आगे बढ़ना जानता हो, अपनी फैमिली को भी ना छोड़े, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को भी ना छोड़े, राइट? अपनी वाइफ का ध्यान रखे, घूमे भी, सब कुछ करे। तो आई यूज टू कीप इमेजिनिंग कि ऐसा होगा, बट अलॉन्ग विद इट आई वॉज वर्किंग ऑन सेल्फ। ओके। बिकॉज मैं ये बहुत बिलीव करती हूँ कि एक फ्रैंक सॉलमन का एक कोट है कि यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू डिजर्व। तो ये बात मैंने अपने अंदर इतनी जहन में बिठा ली ना कि मुझे वो मिलेगा जो मैं डिजर्व करती हूँ, बट मैं वो डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ क्या? तो आई वर्कड ऑन माई सेल्फ अ लॉट, और मैं आज भी बोलती हूँ मैं अपनी फेवरेट हूँ, राइट? सी माई टैटू, लव यू जिंदगी। मैं अपनी जिंदगी से इतना प्यार करती हूँ ना कि आई एम अ गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, ठीक है? उसने मुझे चूज किया है, वो इतना मेहरबान है मुझ पे, है ना? तो मैं मेहनत करती चली गई। आई वॉज वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैं बहुत मेहनत करी, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस रही, आई वॉज कीप ऑन वर्किंग हार्ड कि मुझे खुद को उस लायक बनाना है। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये सोचा कि मेरा होने वाला हस्बैंड हार्ड वर्किंग होगा, तो मैंने अपने आप से सवाल किया, एम आई हार्ड वर्किंग इनफ? और ये सब लड़कियों को करना चाहिए। सोचने से नहीं होता कि अच्छा लड़का चाहिए, पैसे वाला हो और मेरे लिए ये करे और चांद तारे तोड़ के लाए, खुद भी इस लायक बनना पड़ेगा। मुझे चाहिए था कि मेरा जो लाइफ पार्टनर हो वो फैमिली वैल्यूज को मानता हो और फैमिली की रिस्पेक्ट करता हो। हम करते हैं क्या? तो मुझे अपने आप से सवाल करना था, मैंने करी क्या? वो गुड लुकिंग हो, अच्छा दिखता हो, तो मुझे अपने लुक्स पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे भी काम किया। एंड आई फाउंड यू, सी आई एम डिजर्विंग। तो मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया कि जो भी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपने आप को इस लायक बनाया। आज भी ये मेहनत कर रही हूँ कि खुदा ना खास्ता कल को कोई भी इमरजेंसी पड़ी और मुझे अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, हस्बैंड की फैमिली को जो कि अब मेरी है, और अपनी दूसरी फैमिली को भी, अगर मुझे अगर मुझे दूसरी फैमिली को भी हेल्प करना पड़ा तो मैं करूंगी। मैं इस लायक हूं आज, और मैं इसके लिए और मेहनत कर रही हूँ कि कुछ भी हो सकता है ना, मतलब यू नेवर नो। तो मुझे वो रेडी रहना है कि मैं उन्हें सपोर्ट कर सकूं, उन्हें एक पल के लिए भी ना लगे कि घर हिल गया या आज हमारे पास कुछ चीज हमें चाहिए और हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए मैंने बहुत काम किया है। महादेव की भक्त हूँ, कान्हा जी से बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे लगता है उनका आशीर्वाद मेरे पे बना हुआ है। तो एंड दैट्स हाउ आई मैनिफेस्टेड यू and I found the exact guy the way I wanted. This is good. ये पर्सनल हो गया, बट मैंने पहली बार ये शेयर किया है। बट यस, तो मेहनत बहुत जरूरी है, करते रहो अपने लिए। आप जैसे बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हो, तो रिलेशनशिप में कुछ और भी चीजें हैं जिस पर लोगों को ध्यान रखना चाहिए, या मैनिफेस्ट करने के लिए, या उसको बेहतरीन बनाने के लिए? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो शायद हम ये पॉडकास्ट करने बैठेंगे तो पता नहीं बहुत सारे पॉडकास्ट लगेंगे, बट मैं सिर्फ कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी जो रिलेशनशिप को लेके बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि एक तो रिलेशनशिप ये है कि आपको ना यू नीड टू बी ना, यू नीड टू फॉल इन लव अगैन एंड अगैन विद द सेम पर्सन, ठीक है? तो आपको एक ही इंसान से बार बार प्यार में पड़ना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई वॉन्ट टू शेयर इज दैट फॉर मी रिलेशनशिप इज लाइक नर्चरिंग अ प्लांट। जब हम किसी पौधे को प्यार करते हैं, जब हम किसी पौधे को उगाते हैं, तो हम एक बीज डालते हैं। अब बीज डालने के बाद हम उसे खाद देते हैं, पानी देते हैं, सनलाइट देते हैं, शेड देते हैं। हर एक पौधे की रिक्वायरमेंट अलग है। सिमिलरली हर एक रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट अलग है। तो हम जिस तरह से पौधे को नर्चर करते हैं, तो जिस पौधे की जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसे वो देते हैं, उसी तरह से हमें रिलेशनशिप को भी नर्चर करना है, तभी वो पनपेगा। तो पौधे से आप 4 दिन 5 दिन बात मत करो ना, वो मुरझा जाएगा। आप उसे पानी मत दो, वो मुरझा जाएगा। और आप उसको कुछ महीने छोड़ दो तो वो खत्म हो जाएगा। सिमिलरली विद द रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप को भी इसी तरह से नर्चर करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये शॉर्ट टर्म नहीं है कि रिलेशनशिप ना, शादी, वो आपने बहुत लोगों को सुना होगा, शादी से पहले तो मुझे बहुत फूल देते थे, अब नहीं देते, डेट पे ले जाते थे, अब नहीं ले जाते, है ना? और पहले तो बड़ा आई लव यू बोलते थे, अब नहीं बोलते। अभी भी बोलना पड़ेगा और ये जताना पड़ेगा। तो जो रिलेशनशिप है ना, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है
ये सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है कि आज कर लिया और कल चला जाएगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नर्चर योर रिलेशनशिप लाइक अ प्लांट, उसे पौधे की तरह प्यार करो, जिसे सनलाइट की जरूरत है उसे सनलाइट दो, जिसे शेड की जरूरत है उसे शेड दो। सेकंड इज कि रादर देन प्लेइंग अ ब्लेम गेम कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने मेरी लाइफ में ये कर दिया, तुमने मेरी लाइफ में वो कर दिया, तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा किया, तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा किया, तुम्हारे ये ट्रेडिशंस हैं, हमारे यहाँ ये सब फॉलो नहीं होता। इन सब ब्लेम गेम की बजाय ना फॉरगिव करो, माफ करना सीखो। आज एक चीज समझ लो, कुछ को माफ कर दो और कुछ से माफी मांग लो, ये जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। सो जो फॉरगिवनेस है ना, दिल से माफ करना, जब आप किसी को फॉरगिव कर देते हो, आपका वेट इतना हल्का हो जाता है ना, आपको लगता है आपने गंगा नहा लिया, राइट? तो या तो माफी मांग लो, अगर आपने कोई गलतियां करी हैं उन गलतियों को लेके आगे मत बढ़ो, तो या तो माफी मांग लो या माफ कर दो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये रिलेशनशिप में बहुत मायने रखता है। तो लेट्स से अगर आज हमारे लिसनर्स इसको सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को, तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी, प्लीज इसको जरूर कीजिएगा। आज आप किसी भी एक इंसान को फोन कीजिए जिनके साथ आपकी बात नहीं होती या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या थोड़ा सा झगड़ा हो गया या कुछ भी, आप किसी भी एक इंसान को आज एक कॉल कीजिएगा और उसको आप 3 वर्ड्स बोलिए जो भी आपको बोलने हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी और थैंक यू, ठीक है? तो या तो माफी मांग लीजिए या माफ कर दीजिए और उसके बाद उससे बोलिए चलिए जो भी हुआ हमारे बीच में, चल उस पर मिट्टी पा और आगे बढ़ते हैं। आपको देखना कितना अच्छा लगा, तो प्लीज डू दैट। आज ये कॉल आपको जरूर करनी है, किसी भी एक इंसान को कॉल कीजिए और बोलिए आई लव यू, आई एम सॉरी एंड थैंक यू, एंड सी द रिजल्ट्स, इट्स मैजिकल। करेक्ट। ये तो बहुत सही चीज बोली आपने कि एक्चुअली में हमारे बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसको हमने किसी की वजह से, चाहे अपनी गलती हो चाहे सामने वाली गलती की वजह से, लोग 10 सालों से बात नहीं कर रहे हैं, yes. 20 साल से बात नहीं कर रहे हैं, और वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट है, सोच रहे हैं उसके बारे में, yes. लेकिन वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। बट आई थिंक लाइक यू सेड, अगर कोई भी इंसान आज वो हिम्मत कर ले, वो जैसे आपने बोला फॉरगिव करो और फॉरगेट करो, और वो हिम्मत उठा ले और वो उस इंसान को कॉल कर रहे हो, बोले यार आई लव यू, यार माफ कर दे यार, चल तेरी गलती या मेरी गलती छोड़, जिसकी भी गलती थी आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। आई थिंक बहुत सारे रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं। बहुत अमेजिंग। आई थिंक जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, अगर सबने कर लिया तो आई थिंक हजारों लाखों रिलेशनशिप बेहतरीन हो जाएंगे। यस, इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि एंड कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि ठीक है गलतियां तो मुझसे हुई या उससे हुई, वो लेकिन वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, तो आपको भी ये समझना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो गलती या वो रिलेशनशिप। तो अगर वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है ना, तो फिर उसको उसकी इंपॉर्टेंस दिखाओ, है ना? और मुझे इसमें एक और चीज लगती है कि बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि यार मतलब सोचेंगे हम श्योर कि यार मैं उसको फ़ोन करूंगा, लेकिन या उससे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन शायद ज़रूरी नहीं है ठीक हो। बट मैं एक्चुअली मेरा थॉट ये है कि तुम अपना काम करो ना। करेक्ट। और अपना काम करो, तुम हल्के हो जाओ ना। करेक्ट। वो सामने वाला बंदा कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपको माफ कर रहा है या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसका काम है। आपको अंदर से तो ये महसूस होगा कम से कम कि भैया मैंने तो कोशिश की, और ये फीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वो कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। हम वो ही नहीं करते ना, हम वो कोशिश भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा करेगा। तो वो नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। अमेजिंग। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं या स्पेसिफिक इंसान को अट्रैक्ट करने के बारे में बात करते हैं या फिर दूसरों को प्यार या दूसरों की केयर करने के बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है उससे पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वह खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। यस। जब इंसान खुद से प्यार नहीं करेगा तो दूसरों कैसे करेगा? यस। तो प्लीज इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है आपने इसके बारे में अपने जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं, आप सबसे बहुत बात करते हो, तो मैं चाहता हूं वो एग्जैक्ट बात आप यहाँ जरूर करें। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया कि मैं अपनी फेवरेट हूँ और ये कोई माने ना माने मैं मानती हूँ, ठीक है? तो मैं अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करती हूँ। सो आई एम अ फर्म बिलीवर। आई एम अ बिलीवर कि जो भी इंसान जहाँ पे है वो अपनी मेहनत अपने कर्मास की वजह से है, ठीक है? तो आप मेहनत करती जाइए, सही इंटेंट के साथ आप वहाँ पहुँच जाओगे। अब जिंदगी में इंसान सब कुछ करने को तैयार है, बट खुद से प्यार करने को तैयार नहीं है। अगेन, खुद से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से खुद से प्यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं वर्दी हूँ, मेरी भी वैल्यू है, मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ इस दुनिया में, मैं भी मेहनत करती हूँ, मुझे भी लोग जानेंगे, मैं भी अपना परिवार चला सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये बिलीफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी याद आई है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।
तो जंगल में ना शेर से किसी ने पूछा कि एक बात बता कि जिराफ तुमसे ज्यादा लंबा है, ये बात मानते हो? तो उसने बोला हाँ, जिराफ मुझसे ज्यादा लंबा है। और एलिफेंट तुमसे ज्यादा मस्कुलर है, ताकतवर है। वो तो हाँ, ये भी बात सही है। कहते और तुमसे तेज भाग सकता है चीता। कहता हाँ बिल्कुल सही है। तो कहते फिर तुम जंगल के राजा कैसे हुए? कहता मैं मानता हूं कि मैं जंगल का राजा हूं। तो उसका ये मानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जंगल का राजा उसे एक्चुअली ये फैक्ट है कि लंबा जो है वो जिराफ है, जो स्ट्रॉन्गर है वो एलिफेंट है, जो तेज भाग सकता है वो चीता, और ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी क्वालिटीज लॉयन से ज्यादा है। बट शेर अपने आप को, वो बोल रहा है कि मैं जंगल का राजा हूं, तो वो अपने आप को जंगल का राजा मानता है। तो आपको भी अपने आप को जंगल का राजा मानना पड़ेगा, कोई और माने ना माने। मैं इतने सारे इंटरव्यूज देखती हूँ, इंटरव्यूज फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो जिसमें से एक इंटरव्यू मैंने शाहरुख खान का देखा था, तो उसमें शाहरुख, और ये बहुत पहले की बात है, जब शाहरुख खान वॉज नॉट दी शाहरुख खान, उस टाइम, उस जमाने का ये इंटरव्यू है। उसमें किसी ने पूछा शाहरुख खान से कि आपको पता है कि जिस वक्त आप इंडस्ट्री में आए हो उस वक्त अमिताभ बच्चन जी भी हैं और भी बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, आप अपने आप को बेस्ट कैसे कह सकते हो? उसने बोला मैं खुद को बेस्ट नहीं बोलूंगा तो कोई और कैसे बोलेगा? तो कोई और बोले ना बोले, खुद को बोलना बहुत जरूरी है, दैट आई एम द बेस्ट, राइट? सो सेल्फ लव यही है, ये मानो कि आप बेस्ट हो। आप बेस्ट बनने के लिए काम करो। आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि आप वर्दी हो, आप वैल्यूएबल हो, और आपको जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशन है, उसमें खुद को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आप खुद से ही प्यारे वर्ड्स नहीं बोल सकते, आप दुनिया को तो क्या ही बोलोगे? आप खुद से ही लगे पड़े हो, मेरे पिंपल्स हैं, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरा कलर ठीक नहीं है, क्या वो इंसान मुझे देखेगा? क्या वो मेरी तरफ मुड़ के देखेगा, मुझसे प्यार करेगा? उस इंसान को भगवान बना दिया, खुद को गड्ढे में डाल दिया। तो सेल्फ लव कहां से? पहले खुद से तो प्यार करो। जैसे भी हो, हाइट कम है, कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है, पिंपल्स हैं, या बाल जल्दी ग्रे हो रहे, इट्स ओके, इट्स ओके। आप मेजरली देखोगे, एक बहुत खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी थी, आप मेजरली ये देखोगे कि परफेक्ट कपल्स इम्परफेक्ट दिखते हैं है ना? तो क्यों हम इस परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं? सिर्फ आप मेहनत करो, काम करो, बहुत मेहनत करो, बहुत काम करो, अपने ऊपर काम करो और खुद से प्यार करो। क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स में बहुत पावर है। आप देखो कितना कितना कैलकुलेशन, कितना अजीब है ना, कि वर्ड्स में और स्वॉर्ड में सेम वर्ड्स हैं और दोनों के मतलब भी सेम है, बचा भी सकते हैं और हर्ट भी कर सकते हैं, है ना? तो वर्ड्स इतने पावरफुल हैं, उनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है कि आपको गलती से भी खुद के लिए गलत नहीं बोलना। गेटिंग इट? कि मुझसे कोई क्या ही प्यार करेगा तो फिर कोई नहीं करेगा, और आप अगर अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो कोई और आपसे प्यार क्यों ही करेगा, और क्यों करना चाहिए उसे, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर रहा। तो खुद से प्यार करना, खुद की केयर करना, खुद की वर्थ बनाना, खुद की वैल्यू बनाना आपके हाथ में, और इसके लिए आपको बहुत काम करना चाहिए। फिर आप देखो कि क्या नहीं होता। मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज कहीं पढ़ी थी कि डोंट वेस्ट योर टाइम टू चेज बटरफ्लाई, मेंड योर गार्डन एंड बटरफ्लाइज विल कम। तो बटरफ्लाइज के पीछे मत भागो, अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए काम करो, मेहनत करो, उसको पानी दो, उसको सींचो, फिर देखो कैसे बटरफ्लाइज आती हैं। बहुत सही, बहुत सही। तो सेल्फ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी सी ना मैं बात करता हूँ, जैसे ना बहुत सारे लोगों का या तो बिलीफ भी बन गया कि यार मैं अपने रिलेशनशिप में कितनी भी मेहनत कर लूं वो ठीक ही नहीं हो सकता, या बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन चाह के भी ना उनका रिलेशनशिप ठीक होगा नहीं। तो उसके ना मेजर पॉइंट्स क्या हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कुछ भी कर ले उनके रिलेशनशिप ठीक होने के चांसेस बहुत कम है? अगेन इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, बट जैसे हम कुछ चीजों की बात करें, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ईगो। रिलेशनशिप सबसे ज्यादा खराब होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज ईगो। ईगो क्लैश इतना है ना, आज की तारीख में तेरा मेरा बहुत हो गया है, बहुत तेरा मेरा हो गया है, ठीक है। और आई डोंट नो कितने लोग हो सकता है इस बात से मेरे अग्री ना करें, या बहुत सारे लोग बोले कि ये सही नहीं है, बट लेट्स से अगर मैं फीमेल वर्जन की बात करूं, तो फीमेल वर्जन में भी, या हम लड़कियों की बात करूं, तो हम ना इक्वालिटी की बात करते हैं। हर जगह हमें इक्वालिटी चाहिए, फेमिनिज्म के झंडे हमें गाड़ने हैं, हमें इक्वालिटी चाहिए। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसे लोग अपने आसपास देखे हैं जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हस्बैंड प्राइवेट एम्प्लॉय, बट फंडा बहुत क्लियर है, तेरा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा सिर्फ मेरा पैसा। तो फिर इक्वालिटी कहां से आई, राइट?
तो ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए, तुमने ऐसा किया, तेरा मेरा बहुत ज्यादा हो गया। तो किसी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि पहले भी तो एक फैमिली, एक टॉवल, एक सोप, एक कमरा, सब कुछ होता था और लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। बट आज वो ईगो के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो गए और कोई झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, ना कोई माफ करने को तैयार है, ना कोई माफी मांगने को तैयार है। तो वो ईगो की वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और ये अब जिस सिनेरियो में, जिस सेंचुरी में हम जी रहे हैं, वहां पे ना सुविधाएं बहुत हो गई हैं, तो लोग अब सुविधाओं की तरफ भागने लगे हैं। मतलब उन्हें लगता है कि अगर घर में मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई तो मैं फिर कहीं भी मुझे सुविधाएं मिल सकती है। और ये मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि लाइफ कितनी आसान थी जब सिर्फ दूरदर्शन था। कोई रिमोट से चैनल चेंज नहीं करना, कुछ हम कमर्शियल्स भी देखते थे और हम प्रोग्राम भी देखते थे, हम चित्रहार भी देखते थे, मोगली भी देखते थे, और हम एड्स भी देखते थे। अब तो ऐड भी नहीं देखनी, एक पिक्चर का डायलॉग खत्म होता है तो हम दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरा चैनल चेंज कर देते हैं। तो लाइफ वॉज वेरी इजी बिफोर। अभी थोड़े लोगों के पास ऑप्शंस आ गए हैं, तो पीपल आर लाइक, तो ईगो इज वन ऑफ द मेजर रीजन। ना माफी मांगने को तैयार है, ना माफ करने को तैयार है, और जो उनके दैट इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड कैन बी कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व्ड है। अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए, रिजॉल्व कभी नहीं किए, वो शिकायतें घर बन गई हैं अंदर, और वो इतनी गहरी हो गई ना, क्योंकि रिजॉल्व नहीं किए। तो आपने एक चीज बहुत अच्छी सुनी होगी, अंडर द कारपेट। जब हमारे घर में कारपेट बिछा होता है तो हम डेली कारपेट हटा के सफाई नहीं करते, हम आजू बाजू कर देते हैं। तो डेली तो तब किसी दिन तब सफाई होती है जब मेहमान घर में आ रहे होते हैं, अदरवाइज हम आजू बाजू कर देते हैं, और कई बार हम कारपेट के अंदर थोड़ा सा खिसका देते हैं कि बाद में देखेंगे। बट ये जो कारपेट के अंदर हम खिसकाते रहते हैं ना, ये एक टाइम के बाद इतना बड़ा हो जाता है ना कि हमसे संभाले नहीं संभलता। तो ये जो अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, कि बात ही नहीं करी, कभी रिजॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, रिजॉल्व करने में वो भी समझना है कि कहाँ कंप्लेनिंग है और कहाँ शेयरिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इज अ बुक कॉल्ड Men are from Mars and Women are from Venus by John Gray। मेरी वन ऑफ दी फेवरेट बुक है। उसमें ट्रेट्स बताए हैं कि मेन के क्या पर्सनालिटीज होती हैं और विमेन की क्या पर्सनालिटीज होती हैं। तो उसमें विमेन की पर्सनालिटीज को लेकर एक बात कही गई है कि विमेन वॉन्ट्स, जो फीमेल्स होती हैं उन्हें चाहिए, उन्हें बहुत बार लाइफ में सोल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें बस अपनी भड़ास निकालनी है, कि उन्हें कोई सुन ले। तो ये उस बुक में बहुत अच्छी बात लिखी है। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि आप भड़ास कहाँ निकाल रहे हो, और आप रोज भड़ास निकाल रहे हो क्या? अगर आप रोज भड़ास निकाल रहे हो तो आप ये बात नहीं समझ रहे हो, फिर आपका वो कंप्लेनिंग नेचर है, राइट। एक होता है शेयरिंग मोड, कि आज ना मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, या चलो आज अगर मम्मा ने कुछ ऐसा बोल दिया मुझे अच्छा नहीं लगा, बट हम इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। बट एक होता है भड़ास निकालना। इंसान थका रहा घर में आया और आप शुरू हो गए, आपने उसके ऊपर पूरी भड़ास निकाल दी, ठीक है। या तो फीमेल्स को भी ये समझना है कि आपको भड़ास निकालनी है या आपको शेयरिंग मोड में अपनी बात बोलनी है। सिमिलरली मेंस को भी उनकी बात सुननी और समझनी है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने हैं, वो अंडर द कारपेट नहीं लेके जाने। वन कैन बी थिंक, एज आई शेयर्ड बिफोर ऑल्सो, कि ब्लेम गेम बहुत ज्यादा चल रहा है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, बहुत ज्यादा। ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व करना दोनों की जिम्मेदारी है, ये एक की जिम्मेदारी नहीं है। कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, कोई आपके साथ पास्ट में ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, कि शायद अभी भी ऐसा हो सकता है कि पास्ट में अगर आपको कोई छोड़ के गया या किसी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो आज भी आप सोच रहे हो कि आपके साथ शायद ये इंसान भी अच्छा नहीं करेगा। ट्रस्ट में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो आपको ट्रस्ट लेवल आपको लाना पड़ेगा, और ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वन ऑफ द रीजन इज बैड फाइनेंशियल सिचुएशंस, कि दोनों ने उन्हें पता ही नहीं है कि फाइनेंसेस कैसे ठीक करने हैं, या एक की जिम्मेदारी मर दी है कि तुम्हारी है भैया। तो फिर अगर सामने वाले को आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो फिर ट्रस्ट करो। फिर आप उसको जिंदगी भर हमेशा हर बात पे ताना नहीं दे सकते, तुमने वहां पैसे डुबो दिए, वहां डुबो दिए, वहां डुबो दिए। जब आपका हस्बैंड मेहनत कर रहा है ना, तो वो बहुत सारी चीजें ट्राई भी कर रहा है। जब हम कोई चीज ट्राई करते हैं तो जरूरी नहीं है हर बार वो सक्सेसफुल होगी, उसमें फेलियर्स भी होते हैं। एक्सेप्ट ना, कहते हैं अपने लाइफ पार्टनर को वैसे एक्सेप्ट करो जैसा वो है, क्योंकि दो अलग अलग मेंटालिटी है, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, दो अलग अलग लोग हैं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ना, राइट। तो वो फ्रीक्वेंसी आने पे टाइम लगता है, तो वो ट्रस्ट इश्यूज है, आ जाएंगे। और कहते हैं ना, इन दो फ्रीक्वेंसीज के होते हैं दो लोग, तो जब दो फ्रीक्वेंसीज रखते हैं दो लोग, और वो टाइम के साथ जब एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, तो फिर प्यार का गाना बजता है।
है ना, तो फ्रीक्वेंसी पे आना बहुत ज़रूरी है. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, फैमिली इंटरफेयर. अगेन, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेंस नहीं कर रहे हैं, मेल्स नहीं कर रहे हैं, वो भी कई बार होता है कि अपनी फैमिली को इंटरफेयर करते हैं या अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं बहुत चीज़ों में. बट फीमेल्स के साथ ये मैंने बहुत देखा है, बिकॉज बहुत लोग मेरे पास आते हैं, तो फीमेल्स के साथ आई हैव सीन दिस कि कुछ ज़रा सा इशू हुआ एंड दे वेंट टू देयर पेरेंट्स की ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया वैसा किया. अब वो वैसा किया में होता क्या है ना कि आप तो क्योंकि हस्बैंड वाइफ और रात को साथ बैठे बात करी, रिजॉल्व हो गया, लेकिन जिन पेरेंट्स को आपने बताया उन्होंने एक परसेप्शन बना ली अपने माइंड में, वो परसेप्शन कौन ठीक करेगा? तो फैमिलीज का जो इंटरफेयर है ना, हर बात में फैमिली को इन्वॉल्व करना, हर चीज फैमिली को बताना, ये नहीं. अब आपकी शादी हो गई, अब आप पार्टनर्स हो, अब आपको खुद को आगे बढ़ना है. सो आई एम श्योर हमारा तो ये रूल है कि वी हैव दिस रूल इन आवर रिलेशनशिप कि तीसरा नहीं आएगा. Correct. और भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसका वन ऑफ द फैक्टर जो आजकल चल रहा है, इट्स सोशल मीडिया. मतलब कलेश मचाओ है सोशल मीडिया के पीछे कि उसने अपनी वाइफ को डायमंड रिंग दी, देखो उसने पोस्ट किया, आपने मुझे कुछ नहीं किया, उसने उसका बर्थडे मनाया, वहां जाके इतने दोस्तों की पार्टी दी, आपने मेरे लिए नहीं किया, वो ट्रिप्स पे जा रहे हैं, आप हमें लेके नहीं जा रहे, या सेम वाइसा वर्सा कि मेल्स भी इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं. तो आप समझो सोशल मीडिया इज मैक्सिमम फेक. प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है, कि एक चीज़ जो आपको सामने दिखती है उसके पीछे बहुत कुछ होता है. तो जो सोशल मीडिया पे है ये बहुत सारी फेक चीज़ें हैं, आपको इसके बिहाइंड द सीन्स नहीं पता है. तो बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चलता है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड. अगर कोई अपनी घूमने की भी फोटो डाल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो सिर्फ फोटो में तो थोड़ी देर के लिए स्माइल कर रहा है, ये कर रहा है, वाओ दिस, एक फोटो खिंचती वो बोलता अरे यार बहुत गर्मी है, या कैसा शहर है, या ये है या वो 1000 चीज़ें होती हैं, या वो फोटो खिंचा के वापस रूम में जाके बैठे हुए होते हैं. तो सोशल मीडिया का जो है इंटरफेरेंस है, तो ये कुछ चीज़ें हैं तो जिसमें ईगो हो गया, ट्रस्ट इश्यूज हो गए, बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, ये आपका सोशल मीडिया हो गया, आपका फैमिली इंटरफेरेंस हो गया, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो नहीं. हमने वही बहुत सही बात बोली कि एक तो सोशल मीडिया वाली बात बहुत हद तक सच है कि लोग ज़्यादातर ना दूसरे लोगों की लाइफ देख के परेशान है एक्चुअली, ठीक है. अदरवाइज अगर उनको उसके बारे में पता ना हो तो लोगों को सुकून हो. यस. और एक चीज़ जो बहुत सही बोली आपने वो है बैड फाइनेंशियल हैबिट्स. यस. उनकी जो बैड फाइनेंशियल सिचुएशन है उसकी वजह से लोगों के रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. यस. और मैं आई थिंक सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आई थिंक अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाना चाहते हो तो हो सकता है अगर इशू नहीं है तो इसका एक पैसा कारण हो सकता है. तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़ करो, डेफिनेटली, ताकि लाइफ का एक एरिया तो एटलीस्ट सेटल है. बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एज आई शेड कि आई एम अ बिलीवर ऑफ एक्शन, आई एम अ बिलीवर ऑफ कर्माज एंड हार्डवर्क कि करना पड़ेगा. तो वो करके रेडी रहो. और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बहुत बहुत पॉसिबल है, क्योंकि आज मैं जहाँ बैठी हूँ, हम जहाँ बैठे हैं, इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाता है. तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपने भी वो बहुत बहुत सही बोली कि लोग सोशल मीडिया को देख के दुखी हैं. तो वो कहते हैं ना कि आज की तारीख में इंसान अपने दुख से ज़्यादा दूसरे के सुख से दुखी है कि वो सुखी कैसे है. ठीक है, उसके पास भी है, उसके पास भी है, मेरे पास ये सब क्यों कुछ नहीं है. तो वो खुद के पास किसी चीज़ की कमी का अभाव होना, मतलब कि आपने खुद को ही पहले वैल्यू गिरा दी कि आपके पास वो चीज़ है ही नहीं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सही. अब एक ना सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी इंसान को कोई स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में तो उसको क्या करना पड़ेगा? ओके इसके लिए इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप इसको कर सकते हैं. फर्स्ट शुड बी द विजुअलाइजेशन. ठीक है, आप पहला तो आपको ये समझना है कि क्या चाहिए स्पेसिफिक. आपका वो प्लानिंग स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आपको कैसा इंसान चाहिए. हार्ड वर्किंग चाहिए, मेहनती चाहिए, मतलब हार्ड वर्किंग चाहिए, आपको मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, फैमिली को रिस्पेक्ट करना जानता हो, आपके सपने पूरे करे, आप दोनों मिलकर सपने पूरे कर सके अपने, वो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए. इसके साथ साथ आप उसको विजुअलाइज करो. तो पहला आपने सोच लिया कि कैसा चाहिए, फिर आप उसको कम से कम 2 बार विजुअलाइज करो कि आपकी शादी हो रही है उस इंसान के साथ. आपकी हल्दी सेरेमनी हो रही है, आपकी शादी हो रही है, और उसी शादी में आपके पेरेंट्स बैठे हैं और वो कितने खुश हैं, वो आपकी शादी के लिए अग्री हो गए, वो बहुत खुश है कि आपकी शादी हो रही है. तो आप वो छोटी छोटी सेरेमनीज जो शादी में होती हैं आप वो इंजॉय करो, आप उसको फील करो, आप वो पूरा विजुअलाइज करो. तो दैट इज विजुअलाइजेशन.
सेकेंड इज आप एफर्मेशंस कर सकते हो. एफर्मेशंस में आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली आप लिखो प्रॉपरली कि आपकी शादी हो चुकी है इस इंसान के साथ. राइट. सो थैंक यू सो मच गॉड, आई एम मैरिड टू दिस पर्सन. उसका नाम लिखिए कि ऐसे करके आप उसमें डेट भी डाल दो चाहे. ठीक है कि मेरी शादी हो चुकी है. उसको प्रेजेंट में आप एफर्मेशंस लिख सकते हो. थर्ड, आपको सेल्फ वर्थ पे काम करना है. बहुत काम करना है सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ लव पे बहुत काम करना है. आपको अपने आप से प्यार करना है, अपने आप से पॉजिटिव चीजें बोलनी है. ठीक है कि आप इस लायक हो. आपको बोलना आप उस इंसान के लायक हो, नहीं आप वो डिजर्विंग हो, आप उस इंसान को डिजर्व करते हो. ठीक है, तो आपको खुद से बहुत प्यार करना है. नेक्स्ट इज आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट पे बहुत ध्यान देना है. Okay. उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है. तो इट कैन बी लाइक, अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो जिम जाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बी फिजिकल स्ट्रांग. है ना. तो ये वो मिथ हटा दो कि लड़कियां स्ट्रांग नहीं होती, लड़के ही स्ट्रांग होते हैं. तो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं. तो फिजिकली बहुत काम करना है. इमोशनली आपको बहुत स्ट्रांग होना है. मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना है. आपको मतलब इमोशनली इस तरीके से भी स्ट्रांग होना है कि आपको लोगों के इमोशन समझ में आने चाहिए. आपके पास उनके सवालों के जवाब होने चाहिए. यू शुड बी अ गुड लिसनर, तभी आप उनको समझ पाओगे. देन आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना है. मेंटली आपको इतना स्ट्रांग होना है कि लोग ये देख के बोले कि ये वो इंसान है जो शुरू करता है वो खत्म करता है ना. तो आप वो इंसान होने चाहिए कि वो सलमान खान का डायलॉग है ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. तो वो इंसान बनना है कि इतने कमिटेड हो जाओ ना अपने गोल को लेकर कि आपको जो भी गोल चाहिए, आपको जो भी स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना है कि मुझे उस लायक बनना है और मैं डिजर्विंग हूं, मुझे वो मिलेगा. सो दीज आर द थिंग्स जिससे आप एक स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो. अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो गुड सो फार. मुझे बहुत अच्छी कुछ चीज़ें बहुत ही सही बोली, स्पेशली ये अट्रैक्टिंग स्पेसिफिक पर्सन में जो आपने बात बोली, वापस से सेल्फ केयर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर बहुत ध्यान देना, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दो, बाकी चीज़ों, बाकी एस्पेक्ट्स जो आपके कंट्रोल में हो उस पर ध्यान दो, तो लाइफ विल बी सॉर्टेड. अब हम बात करते हैं, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ये समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप पर काम कर रहे हैं और बहुत इंप्रूव करना चाहते हैं, सही चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं. तो ऐसी 3 किताबें मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये 4 जो भी आपका मन है, जिससे लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं. ओके, सो देयर आर फ्यू बुक्स जो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें से वन ऑफ द बुक इज द अल्टीमेट गाइड ऑफ रिलेशनशिप बाय श्री श्री रविशंकर जी की. Okay. बहुत प्यारी किताब है. उसमें बहुत छोटे छोटे लाइंस में, बहुत छोटे छोटे कोटेशंस में, बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स में ये समझाया गया है कि बहुत छोटी चीज़ों पे फोकस करके आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बना सकते हो. एंड अनदर बुक इज 8 रूल्स ऑफ लव बाय जे शेट्टी. इसमें भी कि आप अपने रिलेशनशिप को, अपने प्यार को कुछ छोटे छोटे जो लव के रूल्स हैं, लेट्स से, उनको अप्लाई करके आप अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे बेहतर बना सकते हो. एंड वन ऑफ माई फेवरेट बुक इज मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस बाय जॉन ग्रे. उसमें एक्चुअली ये बताया गया है कि एक फीमेल की कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं, एक मेल की कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं. अगर आप ये समझ जाओ कि किस टाइम पे किसका क्या मूड है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको सुना जाना चाहिए, किसको समझा जाना चाहिए, तो आई गेस आप बहुत चीज़ें ठीक कर सकते हो. बहुत मतलब वंडरफुल बुक. उसमें पता है कि अगर उसमें बताया गया है कि अगर एक मेल को गुस्सा आ रहा है तो उसका रीज़न है, और जब उसको गुस्सा आ रहा है तो वो उस वक्त क्या चाहता है. अगर एक फीमेल परेशान है, उसको अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए, तो उस वक्त उसको क्या चाहिए, तो ये सब उस बुक में बताया हुआ है. तो ये दीज आर द बुक्स ऑन रिलेशनशिप जो विच आई लाइक द मोस्ट. अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आई एम श्योर बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, एनएलपी की पढ़ी होंगी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ ऐसी किताबें जिससे लोगों को बहुत हेल्प हो सकती है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द बुक इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड, जो कि बहुत सारे लोगों की स्टोरीज हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं ग्रैटिट्यूड की. द ग्रैटिट्यूड बुक बाय लुइस हे. बहुत अच्छी बुक है. तो उसमें ग्रैटिट्यूड की कुछ कुछ स्टोरीज हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत अच्छी बुक है. वन ऑफ माय फेवरेट बुक इज यूनिवर्स हैज योर बैक. दैट इज बाय गैब्रियल. तो उसमें लिखा है कि आप बढ़ो तो आगे, आपको पता नहीं है पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, आपको सिर्फ एक कदम लेने की देर है. तो आप डरो मत, आपके पीछे कोई है एक सुप्रीम पावर जो आपके साथ है, जिस सुप्रीम पावर में बस भरोसा करो और आगे बढ़ो. वन ऑफ द बुक इज द थिंक लाइक मॉन्क बाय जे शेट्टी. इट्स अ वंडरफुल बुक. इसमें ये बताया गया है कि एक मॉन्क का माइंड कैसा होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कैसा होता है. तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का माइंड तो मंकी माइंड है, वो उछलता रहता है, इधर से उधर जाएगा, इस गोल से उस गोल पे जाएगा, इस दरवाजे से उस दरवाजे जाएगा. बट जो मॉन्क का माइंड है वो बहुत स्पिरिचुअल माइंड है.
सो दिस इज रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। ये एक बहुत स्पिरिचुअल बुक है जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स रिलेशनशिप के, वो ग्रैटिट्यूड है, पार्टनर्स हैं, लव है, अफेक्शन है, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि कैसे मॉन्क्स इन सब चीज़ों से डिटैच होकर इस पे काम करते हैं और आप अपने अंदर एक मॉन्क माइंडसेट कैसे कल्टीवेट कर सकते हो। सो दैट इज़ अ वंडरफुल बुक। वन ऑफ द अदर बुक इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बाय शक्ति गवैन। तो इसमें भी बहुत सारे जो विजुअलाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, क्रिएटिव टेक्निक्स बताई हुई हैं जिससे आप किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करके आप अपनी जिंदगी में पा सकते हो। सो दीज आर द बुक्स विच आई लव द मोस्ट ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब मैं देखिए, आई थिंक आफ्टर अटेंडिंग दिस पॉडकास्ट आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे कि वो अपनी लाइफ में एक सही इंसान को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मुझे बहुत सारे लेसन मुझे भी मिले कि यार खुद से प्यार करना सबसे ज़रूरी है। आप अपने आप, अगर आप खुद से प्यार करोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी, दुनिया आपके साथ होगी। और रिलेशनशिप एक ऐसा पार्ट है, अगर हमने उस पर फोकस किया तो शायद हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भी मानती हूँ कि इस दुनिया, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया, कि मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके पास अपने रिश्ते नहीं है। क्योंकि इंसान दुनिया में बड़ा पैसा, गाड़ी, घर सब कुछ कर लेगा, बट जो उसे असली सुकून मिलता है ना, वो अपने उन रिश्तों के पास आके मिलता है जो उसने ज़िंदगी में कमाए हैं, जो उसके पास है, जो ऊपर वाले ने उसको दिए हैं। तो रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको संभाल के रखना, इन्हें नर्चर करना और इनकी देखभाल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनी फाइनल वर्ड्स टू आवर ऑडियंस? फाइनल वर्ड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ज़िंदगी रुकी हुई है और वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हो, तो जस्ट हैव पेशेंस, ट्रस्ट द टाइमिंग्स, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग्स। वो है जो आपको देख रहा है, उसने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। क्योंकि जो ये पॉज हुआ टाइम है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो लाइफ में आप आगे बढ़ोगे तो जस्ट हैव पेशेंस। अपने सिर्फ अपने ऊपर मेहनत करते जाओ, काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जो आप डिजर्व करते हो वो आपको जरूर मिलेगा, और अगर अभी नहीं मिला तो इसका मतलब उससे कुछ और भी बेहतर आना बाकी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। किसी से माफ़ी मांग लीजिए, किसी को माफ़ कर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और NLP टेक्निक से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हो। आप अपने माइंड को वैसा कर सकते हो जैसा आप चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने कहा, आप माइंड को वैसा कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। तो आप बस हैव पेशेंस, मेहनत करते जाओ, खुद पे काम करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आपको लाइफ में ज़रूर बहुत कुछ मिलेगा। अमेजिंग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो थैंक यू सो मच आद्या, क्योंकि मेरे लिए, खुद के लिए, ऑब्वियसली मैंने आपके साथ वक्त भी बहुत बिताया है और बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, बट मैं एक अलग एस्पेक्ट से समझ रहा हूँ चीज़ों को और बहुत डीप लेवल पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को बेहतरीन कैसे बनाया जाए। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू आर देयर। एंड एक और चीज़, अगर लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं एंड इंस्टा के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन फाइंड मी एंड दे कैन कनेक्ट। ओके, अगर कोई आपसे 1-to-1 सेशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या तरीका है? अगर कोई 1-to-1 के लिए भी कनेक्ट करना चाहता है तो वो इंस्टा पे DM कर सकता है, तो वी कैन कनेक्ट विद दैट। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच आद्या, एंड थैंक यू सो मच गाइज। मैं ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अगर कोई भी इनसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है, कोई अपने पर्सनली सवाल पूछना चाहता है रिलेशनशिप को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके या NLP टेक्निक्स को लेके, वो आप इनसे कर सकते हैं। सो आद्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम रियली ब्लेस्ड दैट यू आर देयर, एंड आई थिंक मेरी लाइफ में भी बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं, आई थिंक उसका श्रेय शायद सारा आपको ही जाता है, क्योंकि मुझे आपसे वो सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि हम चीज़ों को मिल के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकें। तो गाइस, सारी जगह आप इनको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट पर ऐसे ही कोई और प्योर सोल आए और अपनी जर्नी शेयर करे और आपके साथ सारी टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अपनी लाइफ की जो उनकी USP है वो शेयर करे, तो मुझे कमेंट करना, उनका नाम, हम उनको ज़रूर जल्दी से जल्दी बुलाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।